हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। सभी लोग लाइव आ जाइए और आपका यह जो कि विभाज्यता के नियम पर हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है और उस पर बेस्ड अभी हम लोग कुछ देर में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन विभाज्यता के नियम में मैं आपको यहाँ पर एक क्रम से फिर भी लिख दे रहा हूँ कि कुछ संख्याओं को जो आप नोट्स में अपने एक जगह लिख लेंगे ताकि आपको आसानी हो, और जब बार बार आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, आप कमेंट भी लगातार आप किया करें कमेंट, क्योंकि कमेंट आपके देख करके ही मैं आप जो है मोटिवेट भी होता हूँ, ताकि मुझे भी खुशी हो। ठीक है, और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की भरपूर जो है कोशिश करूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट ज़रूर किया करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपना जो है कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, और अभी तक हम लोग विभाज्यता के नियम में जो कि डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ रहे थे, 1 से लेकर के 50 तक के संख्याओं को हम लोगों ने देखा। अब इन संख्याओं को जो अभाज्य वाली संख्या है उनको अलग से जो है हम नोट में लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। और यह सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरो यानी जीरो की संख्या ज्ञात करना, यानी कोई गुणनफल दिया हो कई संख्याओं के रूप में तो उनमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना यानी ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना। उसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, और लास्ट में हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट। जो आपका यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल को। मैं यहाँ पर कुछ संख्याओं को जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है पहले वह आप ध्यान में रखेंगे। 7 से विभाज्य होने वाले, 7 से विभाज्य होने वाले, ठीक है, 11 को तो हम अलग कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, 7 से विभाज्य होने वाले, उसके अलावा 13 से विभाज्य होने वाले, ठीक है, 17 से विभाज्य होने वाले, ये क्यों स्किप हो रहा है भाई, इसके अलावा 23 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 29 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 31 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 37 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 41 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 43 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, और लास्ट में हम लोग देखेंगे 47 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, विभाज्य होने वाली संख्याएं। ठीक है, तो ये हम लोग आज जो है इसको क्रमबद्ध तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि इनको जब आप एक जगह कॉपी में अगर लिख लेंगे तो आपको बस केवल सरसरे निगाह से बस देखने की ज़रूरत है। आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी, आपको चीज़ें जो है जल्दी याद आ जाएंगी। ठीक है, तो 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं में हम क्या करते हैं कि अंतिम अंक में, ठीक है, किसमें, अंतिम अंक में, यानी जो इकाई का अंक होता है, ठीक है, अंतिम अंक में हम किससे गुणा करते हैं, 2 से, और 2 से गुणा करके हम क्या करते हैं, घटाते हैं। गुणा करके क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, गुणा करके आपको क्या करना है, घटाना है।
किस संख्या में घटाना है? जो शेष बची संख्या है, शेष बची संख्या में क्या करना है आपको? घटाना है। क्लियर है? ठीक है। 13 से विभाज्य होने वाले में हम क्या करते हैं कि जो अंतिम अंक है, किसी संख्या का जो अंतिम अंक है, ठीक है, अंतिम अंक में हम 4 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 4 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 से गुणा करके हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है। अगला 17 से हम क्या करेंगे? अंतिम, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हो, ये अब बस आपको लिखना है ताकि आपको चीज़ें जो है ध्यान में रहें, ताकि आपको चीज़ें जो है याद में रहें। ठीक है। और अंतिम अंक में हम क्या करेंगे? 5 से गुणा करेंगे और फिर क्या करेंगे? घटा देंगे। फिर क्या करना है आपको? घटा देना है। 23 वाले कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है? अंतिम वाले अंक में, अंतिम अंक में 7 से गुणा करना है, और 7 से गुणा करना है, और फिर आपको क्या करना है? जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? जोड़ना है। ठीक है। 29 वाले में आपको क्या करना है? तो 29 वाले कंडीशन में अंतिम अंक में, अंतिम अंक में, ये क्या हो रहा है भाई? अंतिम अंक में 3 से गुणा करके शेष अंक में क्या करना है? जोड़ना है। शेष वाले अंक में क्या कर देना है? जोड़ देना है। ठीक है। 31 वाले यानी 31 वाले कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है? इसमें भी 3 से गुणा करना है। इसमें भी आपको क्या करना है? 3 से गुणा करना है। तो 3 से गुणा करना है, और शेष जो बची संख्या है, ठीक है, शेष बची जो संख्या है उसमें घटाना है। क्या करना है? घटाना है। ठीक है, घटाना है। और 37 वाले कॉन्सेप्ट में, तो 37 वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक और प्रारंभ में जो 0 होंगे, अंतिम 3 अंक प्लस शुरुआत के अंक जो होंगे, शुरुआत वाले अंक को क्या करना है? दोनों को आपस में जोड़ करके चेक कर लेना है कि वह 37 से विभाज्य है कि नहीं है। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई। 41 वाले कंडीशन में क्या करना है? तो अंतिम अंक में यानी संख्या के अंतिम अंक में गुणा करना है। तो अंतिम अंक में 4 से गुणा करना है और घटाना है। 4 से गुणा करना है और क्या करना है? घटाना है। ठीक है। और 43 वाले कंडीशन में अंतिम अंक में गुणा करना है 13 से, और क्या करना है आपको? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो 13 से गुणा करके 13 से गुणा करके जोड़ना है। ठीक है, 13 से गुणा करके क्या करना है आपको? जोड़ना है। ठीक है, तो 13 से मल्टीप्लाई करके आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है। ठीक है। तो और लास्ट वाला जो कंडीशन है 47 वाले कंडीशन में आपको क्या करना है? किसी भी संख्या के अंतिम अंक में गुणा करना है। ठीक है, 14 का, कितने का गुणा करना है? 14 का मल्टीप्लाई करना है और शेष बची संख्या में घटा देना है। क्लियर है? 7 से विभाज्य वाले में अंतिम संख्या के अंतिम अंक में 2 का गुणा करना है और शेष बची संख्या में घटा करके चेक करना है। कॉन्सेप्ट आप सभी पीछे आप देख चुके हैं। ठीक है, ये बस आपको मैं इसलिए लिख रहा हूं, ये क्रमबद्ध तरीके से एक जगह आप लिख लेंगे तो इनको आपको जब 4-5 बार 10 बार आप देखेंगे तो चीज़ें अब याद हो जाएंगी। हाँ, 7 वाले कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, 13 वाले कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, 17 वाले कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, इन सभी में हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको बातें समझ में आ गई, तो इनको आप एक जगह नोट में कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पर बेस्ड हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन कि ये रहा पहला क्वेश्चन
कि 2 पे घात 51, 53, 2 पे घात 55, 2 पे घात 57 निम्न में से किससे विभाजित होगा। ठीक है, किस नंबर से विभाजित होगा, 19 से, 31 से, 17 से या फिर 7 से, कौन से नंबर से यह डिविजिबल है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो। ठीक है, तो आप करोगे पहले इसमें कॉमन, क्या करोगे, तो कॉमन यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, 2 पे पावर 51 प्लस 2 पे पावर 53 प्लस 2 पे पावर 55 और प्लस 2 पे पावर 57। आपको करना क्या है, कॉमन लेना है। कॉमन कितना होगा, 2 पे पावर 51 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब ये है, जैसे 2 पे घात 51 है तो यहाँ 2 पे घात कितना बार है, 53 बार है, तो मतलब 51 बार तो है ही है। समझ में बात आ रही है। ये 51 2 कितनी बार है, 51 बार। ये 2 कितनी बार है, 53 बार। ये 2 बार कितनी बार गुणा है, 55 बार। ये 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 57 बार, 57 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो आपको करना क्या है, जो सबसे कम हो इनमें वही कॉमन हो जाएगा। तो सबसे कम क्या है, सब 2 ही 2 तो हैं, बेस सबका 2 है। ठीक है, और उस पे घात 51, 53, 55, 57, जो सबसे कम होगा वही कॉमन हो जाएगा। हमने कॉमन ले लिया। तो जब हम कॉमन ले लिया तो 2 पे घात 51 कॉमन ले लिया। जब पूरा का पूरा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 1। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, और जब हम कॉमन लिए हैं तो इसी से भाग देंगे सभी संख्या में, और सभी संख्या में भाग देंगे तो ये तो दोनों सेम संख्या लिखा है, और जब किसी संख्या का उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या आता है, 1 आता है। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 पे 51 है, यहाँ 2 पे 53 है। अब हम जब कॉमन लिया तो इसी से भाग देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो 2 पे घात 2 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 53 बार है, हमको 51 बार लेना है, तो 2 बार आपका बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 2 पे घात 4, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 पे घात कितना हो जाएगा, 6। इतनी बात आपको सभी को समझ में आ रही है, क्लियर है। अब बस आपको करना क्या है, 2 पे घात जो 51 है इनको आप जोड़ लीजिए, 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, 4। 2 पे घात 4 का मतलब क्या हो गया, 2 पे घात 4 का मतलब हो गया कि 2 को आप कितनी बार गुणा कर लोगे, 4 बार गुणा कर लोगे। कितनी बार, 4 बार, और 4 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, प्लस 2 पे घात 6 का मतलब यहाँ पे 2 और हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 पे 6, और 2 पे 6 का मतलब हो जाएगा आपका ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, यानी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 2 पे घात 51 मल्टीप्लाई, भाई ब्रैकेट बंद हो तो गुणा का सिंबल होता है। ठीक है, अब इसको जोड़ लो आप, 16 और 4 20 और 1 21, 21 और ये 64, तो 21 और 64 ये हो जाएगा आपका 85। कितना हो जाएगा, 85। ठीक है, अब देखें यह किस संख्या से कटेगा। अब यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं 19, 31, 17, 7, ये सभी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या है तो 2 तो यहाँ 2 संख्या जो है यहाँ पे 2 तो हम लेंगे नहीं। अब ये जो 85 है, इस 85 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 17 इंटू 5 होगा, यानी 17 × 5 85 होगा। यानी ये जो 85 दी गई संख्या है ये 17 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, क्योंकि ये 85 के ही फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। ठीक है ना, तो 17 से, यानी दी गई जो संख्या, या तो दी गई जो संख्या है या तो 5 से कटेगी, या तो 17 से कटेगी, या तो 85। तो 85 तो ऑप्शन में नहीं है, 5 भी ऑप्शन में नहीं है, तो यह किससे कटेगा, 17 से कटेगा। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई या नहीं, क्लियर है ये सभी बातें। चलें, ये बिल्कुल एडवांस लेवल पर हम लोग अब चल रहे हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझें। कह रहा है कि 1 से 200 तक में ऐसी कितनी, ठीक है, कितनी संख्याएं हैं जो 5 या 7 से विभाज्य हैं। तो 5 या 7 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 या 7 से क्या हो, विभाज्य हो। अच्छा, तो 1 से लेकर के कहाँ तक, 200 तक। तो अगर हम 1 से 200 तक अगर हम देखें, 1 से 200 तक में, तो 1 से 200 तक में अगर हम भाज्य की संख्या देखें यहाँ पर,
ठीक है, तो पहले हम देखेंगे किससे, पहले हम देखेंगे 5 से, फिर देखेंगे 7 से। तो 5 से जो विभाज्य होने वाली संख्याएं होंगी, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन कौन सी होंगी भाई? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, ऐसे कहाँ तक होगा? 200 तक, यानी अंतिम जो संख्या होगी वह 200 होगी। अंतिम संख्या कौन सी होगी? 200 होगी। अब अगर हम बात करें कि यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी संख्याएं हैं 200 तक में, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप यह पता कर लो कि यहाँ से यहाँ तक में कुल 5 से कटने वाले कुल कितनी संख्याएं हैं। और इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला यह है कि जो अंतिम संख्या हो प्रारंभिक वाले संख्या को घटा दोगे। क्या करोगे? अंतिम वाली संख्या को प्रारंभिक वाली संख्या में घटा दोगे। तो 200 में से हम 5 क्या करेंगे? घटा देंगे। और बटे में हम रखेंगे इनके बीच का अंतर। कितने का अंतर है भाई? 5 5 का ही तो अंतर है। तो बटे में हम क्या रख लेंगे? 5 और 1 जोड़ लेंगे। तो 200 में से 5 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 195 और बटे 5 और प्लस 1। 5 से काटोगे तो 5 तिहाई 15 और 5 नवा 45, ये कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा? 40। क्या आ गया? 40। यानी 5 से लेकर के 200 तक या 1 से लेकर के 200 तक में 40 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाज्य हैं। आप समझ पाए? ठीक है। हम ऐसा नियम कब लागू करेंगे? ऐसा नियम हम तब लागू करेंगे जब संख्याओं की जो श्रेणी दी गई हो उनके बीच का अंतर सब जगह वही हो। जैसे 5 और 10 के अंतर कितना है? 5 है। 10 और 15 का अंतर कितना है? 5 है। 15 और 20 का अंतर कितना है? 5 है। सब में 5 5 का ही अंतर है और ये क्रम से कहाँ तक है? 200 तक है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? जो अंतिम संख्या होगी प्रारंभिक वाली संख्या को घटा करके बटे में क्या लिखोगे? जो बीच का अंतर है संख्याओं का। तो बीच का अंतर कितना है? 5 है और 1 आप क्या करोगे? जोड़ लोगे। तो उससे आ जाएगा आपका संख्या कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कुल कितनी संख्याएं हैं जो 5 से क्या हो रही हैं? कट रहे हैं। तो 5 से कटने वाली संख्या तो हमने पता कर लिया कि 5 से कटने वाली संख्या टोटल कुल कितनी हो गई? 40। इतनी बात क्लियर है सभी को? बोलो हाँ। इतनी बात सभी को क्लियर है? सॉरी गाइस। चल, अब हम चेक करेंगे 7 से कटने वाली संख्या। तो 1 से 200 तक में 7 से कटने वाली जो 7 आएगा, 14 आएगा, 21 आएगा, 28 आएगा, 35 आएगा। ऐसे भी आगे ही संख्याएं आएंगी। कहाँ तक आएंगी? तो यह आएंगी लास्ट में क्या हो जाएगा? यानी 7 दूनी 14, 5 यानी 196। कितनी हो जाएगी? 196। हम कैसे पता कर लिए 196? आप बस 200 के पहले कुछ दो संख्याएं आप देख लीजिए। जैसे 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 56 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, यानी लास्ट में केवल यही रहेगा 196 जो कि आपका 7 से कट जाएगा। 200 तक लिखना है तो 200 नहीं लिखना है, 200 के पहले जो 7 से कट जाए। तो 196 लास्ट संख्या होगी जो 200 के पहले होगी। 200 के ओवर नहीं जाना है आपको। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये भी बात आपको समझ में आ गई है कि हम नंबर कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे? सभी के बीच का अंतर कितना है? 7 7 है बीच का अंतर। तो हम 196 यानी अंतिम संख्या में से शुरू वाली संख्या यानी 7 को घटा देंगे और बटे में बीच का अंतर लिखेंगे संख्याओं के, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर और +1, क्योंकि अंतर सब में बराबर रहेगा। ठीक है, अब इसको हम घटा लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 189 और बटे 7 और +1। 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 7 सते 49, यानी 27 और 1 कितना हो गया? 28। कितना हो गया? 28। तो 5 से कटने वाली 40 संख्याएं, 7 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? 28। लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं, जैसे अब मान लो 5, 10, 15, 20, फिर 25 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 35 आएगा। 35 आएगा ना, तो 35 5 से भी कटेगा और 35 7 से भी कटेगा। लेकिन जब हम संख्याओं की काउंटिंग करेंगे तो हम एक ही बार करेंगे, 2 बार थोड़ी करेंगे भाई। 5 से कटने वाली इसमें भी आएगा, ठीक है, 35 इसमें भी आएगा, 35 इसमें भी आएगा। लेकिन जब हम काउंटिंग करेंगे तो चाहे इसमें गिन लें चाहे इसमें गिन लें। लेकिन जब अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे क्यों?
क्योंकि कह रहा है कि ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो तो 5 से कटे या 7 से। 5 या 7, जब भी या शब्द लिखा रहे तो आप ध्यान में रखो, इस 5 से कटने वाली संख्या, 7 से कटने वाली संख्या, दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। अच्छा, जब हम जोड़ देंगे संख्याएं दोनों को तो ये 35 दो बार जुड़ जाएगा, 5 वाले में भी जुड़ जाएगा और 7 वाले में भी जुड़ जाएगा। लेकिन हमको 2 बार नहीं जोड़ना है, तो हम ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो 35 है, 35 के बाद कौन आएगा, 70 आएगा, 70 के बाद कौन आएगा, 105, इसी में आप जोड़ते रहें, 105 आएगा, 105 के बाद कौन आएगा, तो 140 आएगा, 140 के बाद 35 फिर जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 175। 175 के बाद अगर 35 अगर आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 210। 210 हमको लेना नहीं है क्योंकि हम संख्या जो लेंगे वह 200 तक ही लेंगे। तो कितनी संख्याएं ऐसी हैं, ये तो आप ऐसे ही आप काउंटिंग कर सकते हो ना। तो 35, 70, 105, 140, 175 ये ऐसी संख्या हैं जो इसमें भी होंगी और इसमें भी होंगी। बात आप मेरी समझ पा रहे हो? तो बस इसी का आप डबल करते जाओगे। ये बात किसको नहीं समझ में आई है तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। इसमें 35 पहली ऐसी संख्या मिल गई और इसमें 35 ऐसी पहली संख्या मिल गई जो दोनों में है, जो दोनों में है। अगली संख्या कब आएगी, तो फिर 35, पहली अगर 35 है तो फिर उसके बाद फिर 35 के बाद ही, अगर क्रम से है तो फिर 35 के बाद ही आएगा। तो 35 के बाद आएगा मतलब 35 दूना 70। फिर इसी तरह से 35 आप जोड़ते रहिए, तब तक जोड़ते रहिए 200 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 35, 70, फिर 70 में 35 जोड़ा 105, 105 में 35 जोड़ा 140, 140 में 35 जोड़ा 175। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये 5 संख्या ऐसी है जो 2 बार जुड़ गई है, इसमें भी जुड़ गई है, इसमें भी जुड़ गई है, लेकिन जोड़ना हमको केवल एक बार है। तो आपको करना क्या है, ये जो 40 आया था 5 से कटने वाली संख्या और ये जो 7 से कटने वाली संख्या, दोनों को पहले आप जोड़ लीजिए। तो हमने 40 जोड़ लिया, 28 जोड़ लिया, जोड़ने पर ये आ गया 8 और ये हो गया 68। कितना आ गया, 68। लेकिन इसमें 5, ये जो 35, 70, 105, 140, 175 वाली जो संख्या ये 2 बार गिनी गई है। तो हम एक बार क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। एक बार घटा देंगे तो एक ही बार जुड़ेगी। तो 5 हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 63। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये किसको बातें नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करिएगा। अगर आपको बेसिक चीज़ें बिल्कुल भी नहीं अगर मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेस से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपका बैकग्राउंड जो है अगर मैथ नहीं है तो सर ने आपको बोला ही है कि भाई जिन बच्चों का जो यूपीएससी की अभी हाल ही फिलहाल में तैयारी कर रहे हैं, जो 2025 में देंगे, 2026 में अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मार्च और अप्रैल में आपके लिए बिल्कुल स्पेशल जो है क्लास कंडक्ट कराया जाएगा, ताकि आपको पहले बेसिक बिल्कुल सिखा दिया जाए, ताकि कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। फिलहाल मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको मैं बेसिक से बेसिक चीज़ें जो है इंक्लूड करता चलूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 और 140 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5, इसके पहले पिछले वाले में क्या लिखा था, 5 या 7, ठीक है। जब भी शब्द 5 या 7 लिखा रहेगा तो आप जोड़ोगे, क्या करोगे, या शब्द लिखा रहेगा या और शब्द लिखा रहेगा तो क्या करोगे आप, 5 से कटने वाली संख्याओं को, 7 से कटने वाली संख्याओं को, दोनों को आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे, जोड़ लोगे, क्या करोगे, ऐड कर लोगे, जोड़ लोगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं 3 और 5 लिखा हो और या तथा शब्द लिखा हो, ठीक है, एंड वाले शब्द का प्रयोग हुआ हो, तब आप क्या करोगे, इन दोनों संख्याओं का आप कॉमन लोगे, क्या लोगे, इन दोनों संख्याओं का कॉमन संख्या लोगे, यानी उभयनिष्ठ वाली संख्या लोगे, उभयनिष्ठ वाली संख्या लोगे। बात आप मेरी समझ पाए? चलो इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में है 10 से 140 तक में ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 या 5 से कटेंगे। तो 3 या 5 से कटने वाली संख्या में तो सबसे पहले होगी भाई 10 से आगे, यानी क्या आ जाएगी, 10 से आगे आपका आ जाएगा 12। कौन सी संख्या आ जाएगी, 12। 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, ये 3 से कटने वाली, कौन सी, 3 से कटने वाली संख्या, 18, 21, ठीक है। इसी तरह से कहाँ तक होगा, तो यह इसी तरह से होगा, लास्ट वाली जो संख्या होगी, यानी 100, अगर हम देखें लास्ट वाले 140 तो कटेगा नहीं, 139 अगर हम चेक कर लें तो 3 चौक 12 नहीं कटेगा,
138 को देखें तो 3 चौक 12 और 3 छक्का 18, यानी लास्ट वाली जो संख्या होगी वह 138 होगी। समझ में बात आ रही है? अब अगर बात समझ में आ रही तो संख्या निकाल लो, कितनी संख्या है यहाँ से यहाँ तक में। तो हमने आपको कंसेप्ट बताया है कि अंतिम वाली संख्या, शुरू वाली संख्या, लेकिन यहाँ अंतिम और शुरू आपको नहीं लेना है। यहाँ पर हमको क्या चेक करना था, यहाँ पे हमको चेक करना है कॉमन, दोनों का कॉमन, जो 3 से भी कटे 5 से भी कटे। तो 3 से कटने वाले तो हमने लिख लिया, 5 से कटने वाले हम लिख लेते हैं। तो 5 से कौन कौन कटेगा, तो 10 से 140, 10 से 140 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो 10 ही होगा। 5 से कटने वाली संख्या कौन होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, 25 होगी, ऐसे कहाँ तक होगी, 140 तक होगी। कहाँ तक होगी, 140 तक होगी। अब इसमें कॉमन क्या आपको मिला, कॉमन आपको मिल गया 15। कॉमन कौन सी संख्या मिल गई, 15, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें 30 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 3 का पहाड़ा तो आप जानते हो, कहोगे हाँ 30 आएगा। तो क्या इसमें 30 नहीं आएगा, आएगा भाई, 5 से कटने वाले में 30 भी आएगा। यानी क्या आ गया, 15 आ गया। 15 के बाद क्या आ गया, 30 आ गया। जोड़ते जाइए इसी तरह से, 45 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 60 आएगा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में जो संख्या आएगी, लास्ट में ऐसी कौन सी संख्या आ जाएगी जो दोनों में होंगे। तो 140 तो दोनों में नहीं होगा, ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। तो 140 तक तो आपको जाना नहीं है, उससे पहले ही संख्या आपको लिखनी है, ठीक है। तो 60 और ये हो जाएगा 75, ठीक है। यानी लास्ट वाली जो संख्या होगी, ठीक है, 60, 75, 90, ठीक है, 105, और फिर आप जोड़ लोगे 105, 120, और हो जाएगा आपका 120 और 15, 135। तो 5 से भी कटेगा और 15 से। तो इतनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कॉमन वाली लिखा जा सकता है, तो 8 संख्या यहाँ पे कुल कितनी है, तो 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितनी संख्या है, 9 संख्या है। यानी सी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कॉमन वाले में बस केवल कॉमन वाला फैक्टर आपको ढूंढना है। अगर शब्द क्या लिखा हो और शब्द लिखा रहेगा तो केवल कॉमन वाले फैक्टर दोनों श्रेणियों में, जो 5 से, जो 3 से भी कट रहा है, जो 5 से भी कट रहा है, दोनों में वही संख्या आपको ढूंढना है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखें, करने की कोशिश करें। कह रहा है कि 4 5 8 9 को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ही है, कॉन्सेप्ट करके सभी आप आंसर दें। पहले इसका आंसर आप एक बार बताएं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो सभी लोग इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो आप कमेंट करते रहिएगा पॉज करके। सॉरी, ये है का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए 13 से, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अगर एक्स वाई जेड, यानी ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था। अगर 1001 वाला कॉन्सेप्ट है, क्या है, 1001 वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको पिछले जो है वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। 1001, ठीक है। 1001 में किसी भी संख्या से, जैसे अगर 1 2 3 से गुणा कर दोगे तो 1 2 3 आएगा, और मतलब और 1 2 3 आएगा। मतलब वही संख्या जो 3 3 का दोहरा है, वही जो है बार बार क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। और हमने ये बताया था कि ये जो संख्या है, ये 3 नंबरों से पूर्णतः विभाजित होगी। 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, और 13 से भी कटेगा। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, 13 की बात की जा रही है। अब अगर 13 की बात की जा रही है तो यहाँ पे भी देखो 4 5 8 4 5 8 है ना, दोहराओ भाई, 4 5 8 4 5 8। हम कहें क्या यह संख्या 7 और 11 और 13 से कटेगा, आप बिल्कुल कहोगे हाँ, यह संख्या 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, क्योंकि यह संख्या किसी में भी अगर 1001 में, ठीक है, 1001 में अगर हम 458 का गुणा कर दें तो यही आएगा, 4 5 8 4 5 8 आएगा। आप कहोगे हाँ, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा संख्या दिया है 9।
यहाँ पर एक एक्स्ट्रा संख्या लिखी हुई है 9, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा संख्या लिखी हुई है 9। अब 9 अगर है तो इतना तो कट जाएगा, इतना तो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, बचेगा क्या? केवल 9। तो जब जो बचेगा वही आपको भाग देना है। तो 13 में तो भाग जाएगा नहीं, मतलब यही आपका शेषफल हो जाएगा, यानी सी वाला ही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इसका जो है हमने कॉन्सेप्ट आपको बखूबी बताया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि 7 पे घात 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा। बाकी जो रिमाइंडर थ्योरम है, कुछ हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम 6 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो लिखा है भाई यहाँ पे 7 पे घात 19 और प्लस 2। क्या लिखा है? 7 पे घात 19 प्लस 2। भाग किससे देना है? तो भाग देना है 6 से। अच्छा, एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं, कहूं कि अगर लिखा हो जैसे लिखा हो 12, ठीक है, ठीक है, मान लो 12 लिखा है और 12 प्लस मान लो लिखा है 4। हम कहें क्या 4 ये संख्या कट जाएगी? आप कहोगे हाँ, क्योंकि 4 से ये भी कटेगा और 4 से यह भी कट जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि 12 प्लस 5 अगर लिखा है तो कैसे कटेगा? तो आप कहोगे 4 से तो ये कट जाएगा, 4 से तो ये कट जाएगा, लेकिन ये 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 12/4 और प्लस 5/4, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तो पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम भाग देंगे 5 का तो 4 एक का नम 4, यानी क्या बच जाएगा? शेषफल 1 बच जाएगा। बातें क्लियर हैं? यहाँ पे भी हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू कर सकते हैं। आपको केवल शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शेषफल। तो हम अलग अलग कर देते हैं भाई। 7 पे घात 19/6 और 2/6। ठीक है, इसको काटना नहीं है आपको, काट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप भाग किससे दे रहे हो? 6 से। तो पूरे 6 से ही भाग देना है, भाग देना है। ये नहीं कि आप 2 1 का नम 2, 2 3 6 कर लो, इसको काट नहीं सकते, क्योंकि 6 से भाग देना है आपको। 6 से यह पूरा कटना चाहिए। अगर ये 6 से पूरा नहीं कट रहा है तो आप इनकी आधी उतनी ही संख्या से नहीं काट सकते हो। ठीक है, चलो अब अगर हम देखें तो 7 को हम ऐसे क्या लिख सकते हैं कि 6 + 1 पर घात 19 और बटे 6 और फिर 2/6, ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज आप जानते हैं कि 6 से 6 तो कटेगा ही। ठीक है, 6 से 6 पूरी तरह से क्या होगा? कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। बचेगा केवल क्या? 1, और 1 पर घात कितना है? 19। ठीक है, बस केवल कॉन्सेप्ट आपको देखना है, यहाँ पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। तो 6 से 6 तो कट जाएगा, लेकिन 1 बच जाएगा। 1 बच जाएगा तो उस पर जो घात है वही आप लिख दीजिए। ठीक है, 1 पर घात क्या हो गया? 19, और 1 पर घात 19 का जो मान होता है वह 1 ही होता है। और यहाँ पर कितना शेष बच रहा है? क्योंकि 6 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि संख्या कम है। अब भाग अगर नहीं जाएगा तो उतना ही बच जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो हमारा जो शेषफल होगा वह कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ये बातें हो सकता है आपको न समझ में अगर आई हो तो इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको अलग से फिर से बताऊंगा। क्लियर है? ठीक, ये रिमाइंडर थ्योरम है और रिमाइंडर थ्योरम में मैं आपको बखूबी बताऊंगा किस तरह से इसको हम काटते हैं, मतलब हम शेषफल ज्ञात करते हैं, यानी रिमाइंडर थ्योरम हम यहाँ पे पता कर लेंगे। चलें अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया है एक क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि यदि 2 पे घात 32 + 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है तो निम्नलिखित में से कौन सी उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी संख्या से मतलब 2 पे घात 32 + 1 से वह पूरी तरह से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए, कट जाए। तब यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें हमने बताया था कि कुछ बेसिक फार्मूले वगैरह ये सब आपको याद होने चाहिए। ये सब हमारा तभी दिमाग काम करता है जब सारी चीज़ें एक हमारे माइंड में रहती हैं, कैलकुलेशन वगैरह सारी चीज़ें, तो हमारा दिमाग काम करता है। ठीक है, अब जैसे ये पहला वाला अगर हम नंबर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 2 पे घात 96। 2 पे घात कितना दिया है? 96 और +1 दिया है। ठीक है, हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं
यह 32 का क्यूब है। क्या है? 32 का क्यूब, यानी 2 पे घात 32 और उस पर हम घात लिख सकते हैं 3। किसी भी संख्या पर, जैसे अगर हम कहें 2 पे घात अगर 4 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है? 2 पे घात 4 का क्या लिखा है? इसको सॉरी, मतलब इस तरह से लिखा है 2 पे घात 4 और उस पर घात लिखा है 2, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो आप हमेशा याद रखिए, तो 2 पे 4 का इस वाली संख्या का आपस में क्या होगा? इस वाली दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो, क्या होगा? गुणा। यानी ये कितना हो जाएगा? 2 चौक 8। कितना हो जाएगा? 2 चौक 8। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें, अब जैसे 2 पे घात 4 पे घात 2 लिखा है तो ये अलग है, इसका मान अलग है, ठीक है। यानी 2 पे घात 4 और उस पर स्क्वायर लिखा है, इसका मान अलग है, इसका मान अलग है। इसका मतलब क्या है? तो ये 2 पे घात, ये है 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर का मतलब वर्ग, वर्ग और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो ये अलग है और ये वाला कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें क्या होता है? गुणा होता है। ये जब हम लोग घातांक वगैरह घात वाला पढ़ेंगे चैप्टर, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना ध्यान में रखें। तो यह क्या हो जाएगा? 2 पे घात 32 पर पावर क्यूब और प्लस 1 का क्यूब तो आप लिख ही सकते हो, 1 का क्यूब तो आप कर ही सकते हो। ये एक पर कोई भी घात लिख सकते हो, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बखूबी अच्छी तरह से बताया। अब यहाँ पर एक फार्मूला बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब का। किसका? a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? सभी को याद होना चाहिए भाई। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे वाले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस a इंटू बी, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले का आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखें, a के जगह ये हो गया, और देखिए क्यूब है कि नहीं है? तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये a है, ये आपका क्या है? ये a है और ये आपका b है। तो a प्लस बी का मतलब हो गया 2 पे घात 32 और प्लस 1। क्लियर है? अब a स्क्वायर का मतलब हो गया 2 पे घात 32 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 2 पे घात 32 इंटू 1, यानी ए और बी के स्थान पे जो था वह हमने वैल्यू रख दिया। अब ये और ये इन दोनों संख्याओं का क्या है? गुणा है। हम जैसे कहें कि 5 गुणित 8, क्या यह संख्या 5 से कट जाएगा? आप कहोगे हाँ 5 से कट जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों मल्टीप्लाई है तो ये कट जाएगा। कोई एक संख्या इसमें से कट जाए तो वह पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई है। तो उसी तरह से ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आपस में क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो अब ये बताओ, क्या ये जो 2 पे घात 32 प्लस 1 है, यहाँ भी तो वही लिखा है, तो क्या ये नहीं कटेगा? उसी संख्या से वही संख्या तो कट ही जाएगा, तो मतलब यह कट जाएगा। अब कट जाएगा तो इसका मतलब यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा कि कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिससे इस नंबर से भाग दे तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 2 पे घात 26 प्लस 1 अगर हम इस संख्या से इसमें भाग दे तो यह पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा, तो ये सभी चीज़ें जो है बिल्कुल आप जब बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहती है, फार्मूले वगैरह सब तैयार रहते हैं, तभी दिमाग भी खुलता है और दिमाग भी काम करता है, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है, आप परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आप इस एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हो, ठीक है, या जो इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो वो उनकी तो तैयारी पूरी होगी कि हम भाई मैथ वाले पोर्शन में हमको क्या क्या करना है। जो अगले साल 2025 या 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो बेफिक्र रहें, आपको हम बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको सिखाएंगे, क्योंकि मैथ एक जो है प्रैक्टिस है और ये लंबा जो है प्रैक्टिस सेट करना पड़ता है, सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, तभी आपके माइंड में सब चीज़ें एक साथ काम करेंगी कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि मार्च अप्रैल में आपको अच्छे से अच्छा जो है बैच मिलने वाला है, ठीक है, जैसा कि सर ने अनाउंस किया है। तो आप बेफिक्र रहें, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, हम लोगों ने ये समझ लिया, ये प्रैक्टिस सेशन था कुछ एडवांस लेवल पर जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कुछ और भी एग्जाम में आगे चल करके देखेंगे। फिलहाल आज हम लोगों का जो टॉपिक है उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
ये रहा आपका जो टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। 7 से लेकर के ये जो अभाज्य संख्याएं वाली है ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ये हमने आपको इसलिए लिखा है ताकि आप एक जगह आप लिख लेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान होगा। एक चीज़ें जहाँ रहती हैं तो आसान चीज़ें हो जाती हैं, उसको आप अच्छे तरह से क्लियर कर लेंगे। क्लियर है? चले आगे हम चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरो आज हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। चलिए, तो ट्रेलिंग ऑफ नंबर ऑफ जीरो हम कैसे हम पता करेंगे किसी संख्या में कितने जीरो की संख्या है। तो जो शून्यों की संख्या होती है, शून्यों की जो संख्या होती है, शून्यों की संख्या, तो हम शून्यों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे कि किसी संख्या में कोई दी गई संख्या है तो उसमें कितने शून्य है। तो किसी संख्या के अगर कई संख्याओं का क्या हो, गुणनफल हो, कई संख्याओं का गुणनफल हो तो उसमें हम बस ये चेक करते हैं कि उसमें कितने 5 हैं या फिर कितने 2 हैं, कितने 5 हैं कितने 2 हैं। क्योंकि 5 और 2 का ही मल्टीप्लाई करके 10 आता है और 10 आएगा तो उसमें जीरो अवश्य आएगा। 5 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। यानी हम किसी संख्या में क्या चेक करेंगे कि उसमें कुल कितने 5 हैं या फिर कितने 2 हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा हम पता करें, 5 पता करें कि 2 पता करें। तो यह इसके लिए आपको यह संख्या देखने से पता चलेगा। अगर मान लो 5 पे घात m आ गया, यानी 5 पे घात m का मतलब कि 5 जो है m बार आया है। 5 कितनी बार आया है, m बार आया है, ठीक है। 5 कितनी बार आया है, m बार आया है। और 2 पे घात n है, मतलब 2 कितनी बार आया है, n बार आया है। अब इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, इन दोनों में से जिसकी संख्या ज्यादा होगी, ठीक है, इन दोनों में से जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या क्या होगी, कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी, ठीक है, वही उतने ही शून्य होंगे, उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। क्लियर है? क्योंकि इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से ही शून्य आएगा। क्योंकि एक 5 लेंगे एक 2 लेंगे तभी एक शून्य आएगा। बात आप समझ पा रहे हैं? एक 5 लेंगे एक 2 लेंगे तभी शून्य आएगा। अब अगर हम मान लो किसी संख्या में गुणा करते समय, मान लो एक में आ गया 5 पे घात 9 और एक पे आ गया 2 पे घात 8, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ज्यादा है वह आएगा, ठीक है। क्योंकि जो 5 का जोड़ा बनेगा 2 के ही साथ तो बनेगा, क्योंकि 5 दूनी 10 तभी तो आएगा, है ना। बात आप समझ पा रहे हैं ना कि भाई हमने 5 को कितनी बार लिखा, 9 बार। मैं आपको लिख के भी दिखा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर रहे, ठीक है। हमने 5 को ये हमने लिख दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 और ये हो गया 9, ठीक है। हम 2 को भी लिख लेते हैं, 2 को भी लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो लास्ट वाला डिजिट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर है। चल इंटू 2, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका 8। कितने 8 थे, 8 बार, ठीक है। 2 8 बार था, 5 9 बार था, हमने लिख लिया। अब एक 5 का जोड़ा इसी के साथ तो बनाओगे, फिर अगली 5 का जोड़ा इसी के साथ बनाओगे तभी तो 10 होगा। फिर 5 का जोड़ा इसी के साथ बनेगा, फिर 5 का जोड़ा इसके 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 साथ बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर इस 5 का जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि अब 2 तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि कितनी बार बना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार बना। एक बार यहाँ पर नहीं बना क्योंकि 2 नहीं है, तो 8 बार बना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 2 और 5 और 2, हम 5 और 2 दोनों देखेंगे, जिसमें संख्या कम रहेगी। अगर 5 की संख्या कम है तो उतनी ही शून्य की संख्या होगी, उतनी ही शून्य की संख्या होगी। अगर किसी संख्या में 2 कम है तो उतने ही शून्य की संख्या होगी, यानी जो कम रहेगा उतने ही शून्य की संख्या होगी। बात क्लियर है? आप मेरी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए?
ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि मान लो 5 पे घात दिया है 16 और 2 पे घात दिया है 31। हम पूछें इन दोनों को अगर आपस में गुणा कर दें तो कितने शून्य आएगा, कितने शून्य आएगा। तो आप कहोगे जो कम होगा उतने ही शून्य होंगे, जो कम होगा उतने ही शून्य होंगे, मतलब कितने होंगे 16। अधिक वाला नहीं हो सकता क्योंकि अधिक वाले का 5 वाले के साथ पेयर नहीं बनेगा। कितनी बार बनेगा, 16 बार बनेगा, बाकी और बार नहीं बनेगा। तो आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब अगर आपको बातें क्लियर हो गई है तो अब हम इसी पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं। चलें, तो ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरो में मैंने कहा मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 इंटू 35 24, ठीक है, 125 और 45। हम कहें इसके गुणनफल में कुल कितने शून्य आएंगे, ठीक है, इसके गुणनफल में कुल कितने, अंत में कुल कितने जीरो आएंगे। तो आप क्या करोगे, तो पहले इनको आप दो यानी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इनको आप तोड़ दो। जैसे 20 को आप क्या लिखोगे, 20 में तो एक जीरो है ही है ना, यानी 2 गुणित 10, तो जो जीरो है उसको आपको नहीं लेना, उसको आप छोड़ दीजिए, तो एक 2 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 7, ठीक है, ये 5 इंटू 7 हो गया। अच्छा, 24 वाले में क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24 यानी 2 पे घात 3 इंटू 3, है ना। ये 2 पे घात 3 का मतलब 2 पे घात 3 का मतलब हो गया 2 गुणित 2 गुणित 2, 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8, ये इसका क्या हो गया 8, और 8 में 3 का गुणा करोगे 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा, 125, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको क्यूब और स्क्वायर हमेशा ही याद रखने चाहिए। स्क्वायर हमने कहा कि 1 से 35 तक आप स्क्वायर लिख लीजिए, 1 से 25 तक कम से कम क्यूब आप रख लीजिए, क्योंकि अब देखो यहाँ पे 125 आ गया। अब 125 अगर आपको मालूम होगा तो आप कर लेंगे, नहीं तो आप गुणा करेंगे, खंड करेंगे। तो ये 5 का क्या है, क्यूब है, यानी 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 पचे 25 और 25 पंचे 125, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 9 पचे 45, ठीक है, 9 पचे 45, ठीक है। हमको केवल क्या चेक करना है, हमको केवल 2 और 5 चेक करने, बाकी अंक से मतलब नहीं है हमको, ना तो 7 से मतलब है, ना ही 9 से मतलब है, ना ही 3 से मतलब है, हमको केवल जो है किससे मतलब है, 5 से। किससे मतलब है, 5 से। तो यहाँ 1 5 यहाँ आ गया, 3 बार यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 5 और 1 सॉरी 1 बार यहाँ 1 और ये 3 4 और 1 यहाँ पे है, कुल कितने हो गए, 5 पे घात कितने हो गए 5, 1 3 4 और 1 5, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। अब 2 वाला आप चेक करोगे, 10 को नहीं चेक करेंगे, 10 वाले में जीरो ऑलरेडी है तो जीरो वाला नहीं चेक करना है आपको, ठीक है। अच्छा, 2 आप चेक कर लिए तो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ, 3 यहाँ पे है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और तो कहीं है नहीं, तो 2 पे घात कितना है 4 है, ठीक है। अब इसमें कम कौन है, हमको केवल 2 पे घात और 5 वाले घात पर देखना है कि कौन सा घात कम है। तो यहाँ पर जो पावर है इसकी पावर कम है, ये पावर ज़्यादा है, तो ये कम है, तो इसका मतलब कुल कितने शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर ऑलरेडी शून्य है, तो 4 और प्लस 1 कुल कितने 5 हो गए शून्य, 5, यानी इस संख्या में कुल कितने शून्य हैं, 5 हैं। क्लियर है। एक संख्या मैं दे रहा हूं, सभी लोग कमेंट करेंगे कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो सभी लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन है 12 इंटू 14 इंटू 25 इंटू 38 इंटू 45 में के गुणनफल में के गुणनफल में कुल कितने शून्य होंगे, कुल कितने
शून्य होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि 12 इंटू 14 इंटू 25 इंटू 38 इंटू 45 के गुणनफल में कुल कितने शून्य होंगे, यानी अंत में कुल कितने शून्य आने वाले हैं। तो सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करिए। इस वीडियो को पॉज करके सभी लोग कमेंट करेंगे और कमेंट करके सभी लोग आंसर देंगे इसका। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा, आप जानते हैं 4 तिहाई 12 होता है। क्या होता है? 4 तिहाई 12। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 2 सते 14 हो जाएगा। ठीक है, 25 वाला हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, इतना तो आप जानते ही हैं। 38 हो जाएगा 17 दूना 19 दूना 38 हो जाएगा। ठीक है, और 45 को आप लिखोगे 9 पचे 45। क्लियर है? इतनी बातें सभी को समझ में आ रही हैं। अच्छा, अब हमको केवल क्या देखना है? दो और अच्छा, ये 4 जो है किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, इतना तो सभी जानते हो। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हो। ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 3, 2 इंटू 7, 5 का स्क्वायर 19 इंटू 2 और 9 इंटू 5। अब ये जो लिखा है इसको आप ध्यान से देखें। केवल आपको क्या चेक करना है? केवल 2 और 5, 2 और 5, बाकी और सभी डिजिट को आपको नहीं लेना है, बाकी किसी डिजिट से मतलब नहीं है। ठीक है, तो 2 कितनी बार आया है? यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार और यहाँ 1 बार, यानी कुल मिला के 2 कुल कितनी बार आया है? 4 बार आया है। ठीक है, अच्छा 5 को अगर हम देखें, ठीक है, 5 को देखें तो 2 यहाँ और 1 यहाँ, बाकी और कहीं 5 नहीं है। ठीक है, यानी केवल कुल कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो शून्यों की जो संख्या होगी, शून्यों की संख्या कुल कितनी होगी? हमने कहा जो कम आए मतलब 5 जो है कम आया है, कम बार आया है, यही होगी शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या कुल कितने होंगे? 3 शून्य होंगे। यानी इन जब हम संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो लास्ट में कुल कितने जीरो आएंगे? केवल 3 जीरो आएंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पर यानी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जो जीरो है, इस पर जो है हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगर क्रमागत प्राकृतिक संख्या के रूप में कोई संख्याओं का गुणनफल हो, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हो और उसमें हमको पता करना हो कि उसमें कुल कितने जो है शून्यों की संख्या होगी, कुल कितने जो है शून्यों की संख्या होगी, तो हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्रमागत प्राकृतिक संख्या अगर है तो मान लो जैसे हमने लिखा कि 1 से 20 तक, 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में कुल कितने शून्य होंगे? ठीक है, तो अगर इन 1 से 20 तक की जो प्राकृतिक संख्या है, क्रम से गुणा अगर किया जाएगा, क्रमागत में है, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कहाँ तक गुणा करना है? तो यह गुणा करना है आपको 20 तक। ठीक है, 1 से 20 तक। तो 1 से 20 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं, अगर उनका सभी आपस में हम गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या क्या आने वाली है? कुल कितने शून्य आएंगे? तो हम कैसे पता करेंगे? तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वह आप समझिएगा। इसका कॉन्सेप्ट आपका क्या है? तो अगर क्रम से दिया है तो जो अंतिम अंक है वह कितनी है? 20 है। अंतिम अंक को आपको 5 से भाग देना है, क्योंकि अगर इस तरह के क्रम से संख्याएं अगर दी गई होंगी तो उसमें 2 तो बहुत आएंगे। भाई 2 यहाँ है, 4 में 2 ठो 2 आएगा, 6 में आएगा, 8 में आएगा, 10 में आएगा, 12 में आएगा, यानी 2 तो बहुत होंगे। 2 को आपको गिनने की जरूरत नहीं है। गिनने की जरूरत क्या है? केवल 5। अगर क्रम से संख्याएं दी गई हैं
तो ठीक है, क्रम से संख्याएं दी गई हैं तो किसकी गिनने की जरूरत है, 5 को। तो हम करेंगे क्या, जो अंतिम संख्या दी गई होगी उसमें हम 5 से देंगे भाग। अब 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 4। फिर जो संख्या आएगी हम फिर चेक करेंगे, हम फिर यह देखेंगे क्या ये 5 से फिर कटेगा। आप कहोगे नहीं, क्योंकि 5 से यह छोटा है। अगर मान लो ये 5 से बड़ा होता तो फिर हम एक बार 5 से भाग देते। अगर नहीं कटेगा तो बस वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। यानी इसमें जो शून्यों की संख्या होगी 4 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे। यानी भाग देने पर जो आएगा उतने ही इसके गुणनफल करने में शून्यों की टोटल संख्या होगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बात आप समझ पाए। अब अगर आप बातें समझ पाए हो तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं पहले आपको दे करके समझाता हूं। 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक के गुणनफल में, ठीक है, 1 से 50 तक के गुणनफल में कुल कितने शून्य होंगे। ध्यान में रखें, यहाँ भी प्राकृतिक संख्या की ही बात की जा रही है, ठीक है, कोई और संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या। तो 1 से 50 तक के प्राकृतिक संख्या में कुल कितने जीरो आएंगे। तो आप क्या करोगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कहाँ तक गुणा करना है, 50 तक गुणा करना है। कहाँ तक, 50 तक। तो आपको करना क्या है, अंतिम वाला अंक लेना है। अंतिम अंक क्या है, 50 है। 50 को किससे भाग देना है, तो 2 को आपको चेक नहीं करना है, केवल 5 वाला ही चेक करना है, क्योंकि 2 तो बहुत होंगे। ठीक है, 2 बहुत होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि 1 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, 8 में आएगा, तो 2 की संख्या बहुत होगी। तो 2 आपको नहीं चेक करना, क्योंकि हमको कम संख्या ज्ञात करनी होती है, इसलिए कम वाला हम चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 10 में 50, यानी कितना आ गया, 10। फिर अगर आपको लगता है कि यह फिर 5 से, यानी अगर 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है, 5 से बड़ा हो या 5 के बराबर हो, तो फिर आप 5 से भाग देंगे। तो चूंकि यह 5 से बड़ा है इसलिए हम फिर से भाग देंगे 10 में। तो 10 में हम 5 से फिर भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10। अब ये 2 जो है ये छोटा है, अब भाग नहीं जाएगा। अगर 5 से छोटा है तो भाग नहीं देना है, 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है तब भाग आप देंगे। तो 10 और ये 2 दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। यानी कुल शून्यों की जो संख्या आ जाएगी वह 12, यानी 1 से 50 तक में टोटल शून्यों की संख्या कुल कितनी होगी, 12 शून्य होंगे। क्लियर है ये बात। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह से थोड़ा सा मैं ट्रेंड है यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, इसको आप देखें। अगर मैं कहूँ 1 से 100 तक, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में कुल कितने शून्य होंगे, कुल कितने, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना विषम, यहाँ पे विषम है, विषम प्राकृतिक। तो 1 से 100 तक के बीच सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में कुल कितने शून्य होंगे, कुल कितने शून्य होंगे, यह क्वेश्चन में है। अब 1 से विषम संख्या आप जानते हैं 1 से शुरू होता है, यानी 1 3 5 7। अगर ये हम कहाँ तक लिखेंगे, 100 के बीच लिखा है तो 100 नहीं लेना है, आपको कहाँ तक लेना है, 99 तक लेना है। ये बात समझ में आ रही। कह रहा है 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, तो 1 से का मतलब 1 को लेना है, लेकिन 100 के बीच कह रहा तो 100 वाला नहीं लेना है। ठीक है, तो 99 तक, और 99 जो है आपका अभाज्य विषम संख्या है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या पता करना है कि कुल कितने शून्य होंगे, कुल कितने शून्य होंगे। तो इसमें आप सभी लोग पहले कमेंट करें कि इसमें शून्यों की संख्या आपको कितनी होगी। सभी लोग इसका कमेंट करेंगे, कुल कितने इसमें शून्य होंगे, सभी लोग कमेंट करें और कमेंट करके हमको आंसर दें। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका कमेंट का आंसर आप हमको जरूर दें, इसमें कुल कितने शून्य होंगे। चले, तो इसमें शून्यों की जो संख्या हो जाएगी, अब हम 99 नहीं चेक करेंगे। क्यों?
क्योंकि विषम संख्या में कहीं भी दो नहीं आएगा, एक भी दो नहीं आएगा, एक भी दो नहीं आएगा। और जब दो नहीं आएगा, बिना 5 और 2 के मल्टीप्लाई के बिना जीरो आता ही नहीं है, क्योंकि जीरो तभी आएगा जब 5 और 1 दोनों होंगे, तभी गुणनफल में जीरो आएगा। इस संख्या में, विषम संख्या में, भाई विषम संख्या है तो विषम में तो सम आएगा नहीं, और दो क्या है, एक सम है। अब दो अगर एक सम है तो इसमें क्या दो आएगा, नहीं आएगा। और जब नहीं आएगा तो इसका मतलब इसमें शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगी। शून्यों की संख्या क्या होगी, एक भी नहीं होगी, एक भी शून्य नहीं आएंगे इसके गुणनफल में। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये था शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो हम कैसे शून्यों की संख्या, ये एक तरह की आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चले हम लोग नेक्स्ट अब चलते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने से पहले एक चीज़ आपको समझा देते हैं कि हम कैसे जो है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो पहले एक चीज़ जान लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, प्राइम फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो ये जो प्राइम फैक्टर है, जो अभाज्य गुणनखंड है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई संख्या दी गई है, मान लो जैसे 10 है, तो 10 को हम ऐसे गुणनखंडों में तोड़ेंगे, 10 को हम ऐसे दो फैक्टरों में इनको कूटेंगे कि ये कूट करके अब ज़्यादा कूटे नहीं जा सकते। इनकी इतनी कुटाई करेंगे कि ये ज़्यादा ना कूट, मतलब इसके बाद फिर कूटे ना जा सकें। ठीक है, तो 10 की हम कुटाई अगर हम करेंगे तो यह केवल 2 और 5, यानी हम ऐसे अभाज्य संख्याओं में इनको तोड़ेंगे जो फिर दोबारा न टूटे। ठीक है, जैसे 2, अब 2 को और नहीं कूटा जा सकता, 5 को और नहीं कूटा जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो किसी भी संख्या को हम इस तरह से गुणनखंड करेंगे, इस तरह से उनका फैक्टर करेंगे कि वो अभाज्य हो। क्या हो, अभाज्य। तो 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, यानी जो 10 के जो गुणनखंड हैं, एक 2 बनेगा और एक 5 बनेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं कहूँ 24 के गुणनखंड आप बताइए, तो 24 के जो गुणनखंड होंगे, हम ऐसे गुणनखंडों में इनको तोड़ेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड अगर हम इनको ज्ञात करना है तो 24 जो है, 24 का जो गुणनखंड बनेगा, आप जानते हैं कि 24 का जो गुणनखंड बनेगा वह 8 त्रिक 24 बनेगा। क्या बनेगा, 8 त्रिक 24 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, इसका जो गुणनखंड बनेगा, ठीक है, 8 इंटू 3 बनेगा। 8 में 3 का गुणा करोगे तभी तो 24 आएगा। अब ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब और ये हो जाएगा 3 पर घात 1, यानी ये जो 2 के रूप में टूटा है, ये जो तो 3 के रूप में टूटा है, यही आपका अभाज्य गुणनखंड है। यही क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। बात समझ में आ गई? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब हो गया किसी संख्या को ऐसे खंडों में तोड़ना जो अभाज्य हो। अभाज्य संख्याओं में खंडित करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो अभाज्य गुणनखंड, आपको बात समझ में आ गई कि अभाज्य गुणनखंड क्या है? अच्छा, अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं इसमें, तो पहले हम वह समझ लेते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर समझेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। दो चीजें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। दूसरा हम लोग सीखेंगे कुल गुणनखंड ज्ञात करना, कुल गुणनखंड ज्ञात करना। और तीसरा हम लोग सीखेंगे उचित गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं। अभाज्य गुणनखंड आप समझ ही रहे हो, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, कितने उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, टोटल फैक्टर्स। ठीक है, यानी टीएफ हम जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, टीएफ। और उचित गुणनखंड यानी प्रॉपर फैक्टर।
प्रॉपर फैक्टर। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड, उचित गुणनखंड। पहले तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चले एक हम संख्या लेते हैं। हमने एक संख्या लिया 96, हमने एक संख्या लिया 96। 96 का हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर आपको कैसे करना है, तो आप फैक्टर आसानी से कर सकते हैं। जैसे 96 है तो 96 का आधा कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48। 48 में ही तो आपका 2 का गुणा करोगे और इसको भी को तोड़ लो आप। 16 तियाँ कितना हो जाएगा, 48 इंटू 2 हो जाएगा। 16 तियाँ 48 दूना 96 हो जाएगा। यानी ये जो 16 जो है 2 पे घात कितना लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो ना। 4 बार अगर 2 का गुणा करोगे तो 16 आएगा। 2 का कितनी बार गुणा, 4 बार। 2 का 4 बार गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा। और यहाँ पे है आपका 3 और यहाँ पे है 2। ठीक है, 2 पे घात यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 पे घात टोटल कितना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 है वो 2 जगह है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 पे घात टोटल कुल कितना हो जाएगा, 5 और मल्टीप्लाई 3 पे घात 1। ठीक है, अब पूछा क्या है आपसे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। किसका, 96 का। तो 96 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम किसको किस में तोड़ेंगे, अभाज्य फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में। तो प्राइम फैक्टर में हमने तोड़ लिया, 2 एक प्राइम फैक्टर है, 3 भी एक प्राइम फैक्टर है। अब इस पे जो घात हैं इन्हीं को आपको जोड़ लेना है। तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6। तो पूछा गया आपसे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी 96 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी होगी, 6 होगी। कैसे पता करेंगे, पहले हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में उनको कूटेंगे। कूटने के बाद जो घात है उन दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका अभाज्य गुणनखंड होगा, प्राइम फैक्टर होगा। बोलो हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है सभी को। अच्छा, फिर कह रहा है कुल गुणनखंड बताइए। इसका क्या बताना है, कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड में हम क्या करेंगे, ये जो पावर्स है, ठीक है, जो घात है, इन घातों में हम 1 जोड़ देंगे। इन घातों में हम 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन घातों में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। यानी ये हो जाएगा 5 + 1 और घातों को जोड़ करके आपस में, यानी 5 और 1 6 और 1 1 2, दोनों का क्या कर लेंगे, गुणा। क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। घातों को जोड़ करके गुणा कर लेंगे, यानी ये आ जाएगा 6 इंटू 2 यानी 12। यानी कुल कितने गुणनखंड हैं, 12। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 12। बात आप समझ में आ रही है। तो पहले हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में इनको कूटेंगे। कूटने के बाद घातों में 1 1 कर वृद्धि कर देंगे, 1 1 जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो आएगा वही आपका कुल गुणनखंड हो जाएगा, टोटल फैक्टर हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तीसरा कि हम निकालना है प्रॉपर फैक्टर, उचित गुणनखंड। क्या निकालना है, उचित गुणनखंड। जब हम उचित गुणनखंडों की अगर हमको संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको बस इसमें केवल 2 घटा देना है। क्या करना है, 2 घटा देना है। क्यों 2 घटाना है, यह अभी हम आपको बता रहे हैं। तो 12 - 2, तो 12 यानी टोटल गुणनखंड में से, किस में, टोटल गुणनखंड में से 2 घटा देंगे, जो आएगा वही होगा आपका उचित यानी प्रॉपर गुणनखंड। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने मान लो ले लिया 24, ठीक है। 24 को अगर हम फैक्टर करें तो आप कहोगे 8 त्रिक 24, और 8 त्रिक 24 का मतलब हो गया 2 पे घात 3 और 3 पे घात 1। 2 और 3 कैसे हैं, प्राइम फैक्टर। तो हमने इनको प्राइम फैक्टर में कूट डाला। कूटने के बाद अब इनके जो घात हैं 3 और 1, इनको जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो आएगा वह होगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ठीक है, तो अगर अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछता तो 3 और 1 कितना हो जाता, 4। लेकिन हम आपसे पता करना चाहते हैं कि कुल गुणनखंड पहले बताइए, फिर उचित गुणनखंड बताइए। तो कुल गुणनखंड अगर हम आपसे पूछें तो कुल गुणनखंड आप कहोगे कि जो घात दिया है इन दोनों घातों में 1 1 जोड़ लीजिए। तो 3 धन 1 हो गया और इसमें भी 1 हम जोड़ लेंगे तो 1 + 1 हो गया और दोनों का कर लेंगे गुणा। तो 3 और 1 4
और ये एक और एक 2, तो 4 दूनी 8। कुल कितने गुणनखंड है? 8। यानी कुल गुणनखंड का मतलब यह हो गया कि ये जो 24 संख्या दी गई है यह 8 संख्याओं से कट जाएगी। यह 8 नंबरों से, यानी 24 जो है 8 संख्याओं से यह विभाजित होगी। अब ये 8 जो संख्याएं हैं इनको मैं आपको दिखा भी रहा हूं कौन कौन सी ये संख्या हैं, किससे किससे कटेगा। आप जानते हैं 1 से सभी संख्याएं कटती हैं, 1 से सभी संख्याएं कटती हैं। 2 से भी कट जाएगा 24, 2 12, 2 में 2 से भाग देंगे तो 24 कट जाएगा। 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, इसके अलावा स्वयं से भी कटेगा। तो देखो कुल कितने हो गए आपके। तो ये जो टोटल नंबर आए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो हैं। बात आप मेरी समझ पा रहे हो? यानी ये जो 24 है, ये जो 8 आया है, 8 जो गुणनखंड आए हैं, ये 8 संख्याओं से कट जाएगा। कौन? 24। जितने फैक्टर उतने नंबर से वो डिविजिबल होगा। तो यानी ये जो 24 संख्या है, इस 8 यानी इसके कुल जो गुणनखंड है वह कुल कितने हैं? 24 हैं, सॉरी 8 हैं। समझ में आ गया? अब जो प्रॉपर फैक्टर होता है, जो प्रॉपर फैक्टर होता है जिसे हम उचित गुणनखंड कहते हैं, उचित गुणनखंड में क्या होता है कि उचित गुणनखंड में एक से तो सब कटते हैं, तो इनको आपको नहीं लेना है जो सब से कटता है। एक ये नहीं लेते हैं और एक स्वयं वाला नहीं लेता है, यानी एक से और स्वयं वाली संख्या को हटा देना है। तो यही 2 संख्याएं घट जाती हैं, इसीलिए 2 माइनस करते हैं। और जब कुल टोटल गुणनखंड में से 2 घटा देते हैं तो जो बचता है वह आपका प्रॉपर फैक्टर आ जाता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं अगर समझ में आया है तो फिर से एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। हमने एक संख्या लिया, हमने मान लो एक संख्या लिया 36, ठीक है। 36 का हम 36 का अभाज्य फैक्टर करेंगे तो 9 चौक 36 होता है, सभी को पता है। अब सभी को अगर पता है तो ये 3 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है। हम तब तक इनको कूटेंगे जब तक अभाज्य न हो जाए। तो अब 3 जो संख्या है अभाज्य है और 2 भी संख्या अभाज्य है। 3 संख्या अभाज्य है, 2 संख्या अभाज्य है। अब इससे तो ज़्यादा कूटा नहीं जा सकता। अब नहीं कूटा जा सकता तो अब अगर हम यहाँ आपसे पूछे होते कि कुल अभाज्य गुणनखंड, क्या पूछे होते? कुल अभाज्य गुणनखंड। तो कुल अभाज्य जो गुणनखंड आता है इनका, तो कुल अभाज्य गुणनखंड में इसको और इसको आप जोड़ देते, 2 + 2 कर लेते 4। ये कुल अभाज्य गुणनखंड है, ये टोटल प्राइम फैक्टर है, ठीक है। टोटल क्या है? सॉरी, ये जो टोटल नंबर है ये अभाज्य है, ठीक है, प्राइम फैक्टर है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, क्लियर है। अब अगर हम पूछें कि इसका कुल गुणनखंड बताओ, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड का मतलब होता है कि ये ऐसे खंड होते हैं, ऐसे फैक्टर होते हैं जिनसे 36 कट जाएगा, जिन संख्याओं से 36 कट जाएगा वही फैक्टर होंगे। अब कुल गुणनखंडों की जो संख्या होगी तो हमने कहा कि इनके जो घात हैं, इनके घातों में एक एक बढ़ा करके गुणा कर लो। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, गुणा करोगे। अगले वाले में भी 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 में 3 का गुणा करोगे कुल कितना हो जाएगा? 9। यानी 36 जो है 9 ऐसी संख्याएं होंगी जो 36 कट जाएगा। आओ हम देख करके भी बताते हैं 9 है कि नहीं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, ठीक है, 9 से कटेगा। इसके अलावा 10 11 नहीं 12 से कटेगा, 12 के बाद 18 से कटेगा, 18 के बाद सीधा 36 से कटेगा। अब इनको गिन लेते हैं कि इनकी संख्या 9 है कि नहीं है, तो आओ काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कुल कितने हो गए? 9। यानी इन 9 संख्याओं से कट जाएंगे, तो ये कुल गुणनखंड है। ये क्या है? कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी हो गई? 9। अब अगर मैं पूछता कि कुल उचित गुणनखंडों की संख्या, उचित गुणनखंडों की संख्या, तो कुल उचित गुणनखंडों की संख्या अगर बताइए
तो उचित यानी प्रॉपर जो फैक्टर है, तो प्रॉपर फैक्टर में हमने बताया कि 1 से जो सबसे कटते हैं उनको हटा लीजिए और स्वयं वाले को हटा लीजिए, यानी 36 से 36 वाले को हटा लीजिए। तो 2 आपको क्या करना है, इस टोटल वाले में से हमेशा कुल गुणनखंड में से 2 आपको घटा लेना है, यानी कुल कितने हो जाएंगे 7। कुल कितने उचित गुणनखंड हो जाएंगे 7। बोलो आपको ये बातें समझ में आ गई कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, या उचित गुणनखंड कैसे हम ज्ञात करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? ठीक है। अब अगर ये बातें क्लियर हो गई हैं तो अगला टॉपिक, अब इसी पर बेस्ड अब हम लोग बात करेंगे सम गुणनखंडों को ज्ञात करना, सम गुणनखंड को ज्ञात करना और विषम गुणनखंड को ज्ञात करना, विषम गुणनखंड को ज्ञात करना। ठीक है, तो सम और विषम गुणनखंड को हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो करना क्या है आपको, अगर सम गुणनखंडों को ज्ञात करना है तो जो सम वाली संख्या है, सम वाली संख्या का घात, ठीक है, सम वाली संख्या का घात वैसे ही रखना है। ठीक है, घात सम वाली संख्या के जितने भी घात होंगे उनको आपको वैसे ही रखना है, और विषम वाली संख्या जितनी भी हैं, विषम संख्या की जो घात होगी, विषम संख्या की घात में हम एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कुल कितने गुणनखंड हैं सम वाले। ठीक, विषम वाले में हम क्या करेंगे, तो विषम वाले में सम वाले को आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, विषम वाले में सम वाले को आपको लेना ही नहीं है, केवल विषम वाला ही हम चेक करेंगे। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। तो सम वाले को नहीं लेना है, क्लियर है, तो आपको वहां से विषम, जैसे हमने मान ले लिया 24 ले लिया, 24 में मैंने आपको बताया कि इसका फैक्टर अगर हम करेंगे तो 8 त्रिक 24, और इसको लिखेंगे 2 पे घात 3, और इंटू 3 पे घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 पे घात 1 का मतलब 3। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो अगर हमको सम संख्या निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है, सम गुणनखंडों की कुल संख्या, तो सम गुणनखंडों की जो कुल संख्या होगी, सम गुणनखंडों की कुल संख्या, तो सम गुणनखंडों की जब आपको कुल संख्या अगर ज्ञात करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 पे घात कितना है, 3, तो सम वाली जो गुणनखंड की संख्या का घात है उसको एज इट इज रखना है, यानी उसमें ना तो कुछ जोड़ना है ना घटाना है, वैसे ही आपको लिख देना है। तो 3 लिख दिया, फिर गुणा करेंगे विषम वाली संख्या, तो ठीक है, विषम वाली संख्या कौन है, 3 है। 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो सम वाली संख्या में हम वैसे ही जो घात है, सम वाली संख्या का घात जो है वैसे ही रखना है, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, 3 का 3 ही रखेंगे। लेकिन विषम वाली, जैसे 3 क्या है, 3 एक विषम संख्या होगा, 5 होता तो वह भी विषम संख्या होता। तो अगर विषम संख्या है तो उस पर जो घात है उसमें 1 जोड़ना है, 1 क्या करना है, इसमें जोड़ना है। तो 1 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 दूनी 6, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी है, 6 है। और मैं दिखाता भी हूँ 6 है कि नहीं है। यह संख्या 1 से भी कटेगी, यह संख्या 2 से भी कटेगी, यह संख्या 3 से भी कटेगी, यह संख्या 4 से भी कटेगी, यह संख्या 6 से भी कटेगी, यह संख्या 8 से भी कटेगी, यह संख्या 12 से भी कटेगी, और यह संख्या 24 से भी कटेगी। बोलो हाँ, कुल कितने गुणनखंड है, तो कुल गुणनखंडों की संख्या तो 8 है, ठीक है ना। लेकिन सम कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, कुल कितने सम गुणनखंड हैं, 6 हैं। बात आप मेरी समझ पाए, बिल्कुल क्लियर है आपको, यहाँ पे बातें समझ में आ गई है। अब अगर यही विषम पूछा होता, तो विषम गुणनखंडों की संख्या, तो सम वाले को आपको काउंटिंग नहीं करना है, सम वाले को काउंटिंग नहीं करना है, केवल विषम वाले में एक घात जोड़ देना, केवल विषम वाले में एक घात जोड़ देना है। या जितने भी विषम होंगे, मान लो और केवल 3 के बाद मान लो कोई 5 भी होता, 5 पर घात होता, तो उनमें भी हम क्या करते, एक जोड़ करके गुणा कर लेते। यानी जितनी विषम संख्याएं होती उन विषम संख्याओं में
विषम संख्याओं की घात में एक जोड़ करके गुणा कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलें अब जैसे एक और मैं क्वेश्चन करके आपको बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे मान लो कोई संख्या है 2 पे घात 4, 3 पे घात 5 और 7 पे घात 2, यह संख्या है। हमने पूछा आपसे कि कुल अभाज्य गुणनखंड बताइए। अब क्रम से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कुल अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर, कुल प्राइम फैक्टर जो संख्या हो जाएगी, जो कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगी, तो अभाज्य गुणनखंड में हम घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 4 + 5 + 2, तो ये हो जाएगा 4, 5, 9 और 2 11, यानी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी है, 11। बात आप मेरी इतनी समझ पाए? क्योंकि 2 और 3 और ये 7 ये अभाज्य गुणनखंड में है, यानी अभाज्य संख्या, इनको अब और तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अगर पूछा जाता कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो कुल गुणनखंडों की जो संख्या होती, सभी में हम क्या करते, एक एक जोड़ देते। तो 4 में इसमें भी एक जोड़ते, इसमें भी एक जोड़ते और इसमें भी एक जोड़ते, तो 4 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे तो 5 हो गया। गुणित का सिंबल, 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। गुणित 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 5 छंग 30, 3 90। ठीक है, तो ये हो जाता आपका 90, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाती, 90। अब अगर मैं पूछता कि उचित गुणनखंडों की संख्या बताओ, उचित गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो उचित गुणनखंडों में आप क्या करते, 90 में टोटल में से यानी कुल गुणनखंड में से 2 आपको घटा देना है, तो ये कितना हो जाता आपका, 88 हो जाता। क्लियर है? सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो सम गुणनखंडों की संख्या आप क्या करते, तो जो घात दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, था क्या यहाँ पे, 2 पे घात 4 था, 3 पे घात 5 है, तो सम वाले का वैसे ही रहने देते, सम वाले में कोई परिवर्तन न करते। विषम वाले में एक एक जोड़ लेते, विषम वाले में क्या करते, एक एक जोड़ लेते, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, और 7, 2 में इस पर घात कितना है, 2, 2 में एक जोड़ लेते तो कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 भी विषम है और 7 भी विषम है। तो जो विषम वाली संख्या होंगे उनके घात में एक जोड़ेंगे, लेकिन सम वाले में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6 × 18 = 72, यानी कुल कितने सम गुणनखंड होंगे, 72 सम गुणनखंड होंगे। फिर आपसे पूछा जाए कि विषम गुणनखंड बताइए, विषम गुणनखंड बताइए, तो विषम गुणनखंड वाले में सम वाले को तो लेते नहीं, क्योंकि 2 एक कैसी संख्या है, सम है। अब अगर ये सम है तो इसको आपको नहीं लेना है, ठीक है, इसको आपको नहीं लेना है, तो केवल इसको यानी सब विषम वाले को लेना है। तो 3 भी विषम है, 7 भी विषम है, तो इनके घातों में एक एक जोड़ लेना है। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, और गुणित 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका जो है गुणनखंडों की संख्या या फैक्टर्स हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा 12 पे घात 4 इंटू 11 पे पावर 3 इंटू 15 पे पावर 2 इंटू 49। ठीक है, तो ये संख्या दिया गया है। अब इसमें हमने पूछा कि इस संख्या दी गई संख्या में कुल कितने गुणनखंड होंगे, कितने सम होंगे, कितने विषम होंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले इनको कूटना है, और इस तरह से कूटना है कि ये अभाज्य संख्या के रूप में आ जाए। तो 12 को हम अभाज्य संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, 3 × 4 लिखेंगे, लेकिन 4 को भी तोड़ा जा सकता है, तो पहले एक बार ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 11 तो अभाज्य है ही, इसको तो तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 15 को हम कैसे लिखेंगे, 3 × 5, तो 15 को हमने 3 × 5 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लिया। और 49 तो आप जानते ही हैं, ये 7 का क्या है, स्क्वायर है।
इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, 4 को और हम तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर और इस पे घात 4, ये हो जाएगा 11 पे घात 3 इंटू, ये हो गया, इनको अलग अलग कर लो तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इस पे भी हो जाएगा और 5 का स्क्वायर इस पे हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, घात पर ब्रैकेट रहेगा तो अभी हमने बताया था क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 पे घात 4 हो जाएगा, लेकिन 2 पे घात क्या होगा, तो 4 और 2 का हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी 8। ठीक है, और ये हो गया 11 पे घात 3 इंटू 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब ये सभी अभाज्य हैं, यह सभी जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट चुके हैं, लेकिन इनको अब जैसे अब 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो पहले 2 को लिखिए, 2 एक ही बार है, पहले छोटी संख्या पहले लिखते हैं, तो 2 पे घात 8 और 3 पे घात हो गया 4 इधर और 2 इधर, तो 4 और 2 टोटल कितना हो गया 6। ठीक है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, फिर ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर, ये हो गया, और फिर हो गया 11 पे घात कितना हो जाएगा आपका टोटल 3, ये हो गया, ये हमने लिख लिया। अब अगर हम पूछें कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए, प्राइम फैक्टर बताइए, तो अभाज्य जो गुणनखंड है टोटल इसके, तो अभाज्य गुणनखंडों की जो टोटल संख्या आ जाएगी, यह संख्या हो जाएगी 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 और प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, तो 6 4 10 8 18 और 3 21, यानी टोटल कुल कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 8 18 और 3 21, यानी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 21। और अगर कुल गुणनखंडों की संख्या अगर पूछा जाता, तो कुल गुणनखंडों की जो संख्या आ जाती, तो यहाँ पे कुल गुणनखंड हो जाते आपके, तो सभी के पावर में आपको एक क्या करना है, ऐड कर लेना है, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 2 और 1 हो जाएगा 3, यहाँ भी 3 और यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 7 63 और 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, तो 63 और 36 का मल्टीप्लाई कर लेते, जो आता वही आपका गुणनखंडों की टोटल संख्या हो जाती। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कैसे हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, कैसे सम गुणनखंड, कैसे विषम गुणनखंड, प्रॉपर फैक्टर, और ये सभी गुणनखंडों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर सीखा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो मैंने टॉपिक बोला यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में समझेंगे विद क्वेश्चन। पहले हम इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर जो दिया गया है गुणनखंड हम लोगों ने जो सीखा, ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरो सीखा, उस पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को भी यहाँ पे इंक्लूड करूँगा अगले वीडियो में, और उस पर कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व कराऊँगा, ताकि आप जान सकेंगे यहाँ एग्जाम में किस तरह का पैटर्न चल रहा है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग कमेंट जरूर किया करें, अंत तक वीडियो जरूर देखा करें और दूसरे को शेयर भी जरूर किया करें। ठीक है, तो रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर मैं अमित कुमार आप सभी को विदा करता हूँ, विदाई लेता हूँ मैं। तो तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।